चलिए भाई देखें, शुरू करने जा रहे हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम है गैसियस स्टेट। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, छोटा सा। इसके दो पार्ट होते हैं, आइडियल गैस और रियल गैस। इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का होता ही होता है। तो हम चैप्टर को दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे अबाउट रियल गैस। तो हिंट डालें आप लोग, सबसे पहले आइडियल गैस, या पहले चैप्टर का नाम लिख लो, गैसियस स्टेट। इसमें देखें, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस की। देखें, किसी भी गैस की कैरेक्टरिस्टिक मतलब यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे या यूनिक पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप उस गैस की हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है प्रेशर। कोई भी गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? सो अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर due to collision of its molecules with the walls of container. तो गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जिस पे कंटेनर उसको कन्फाइन करते हो, वो लगातार कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं? कोलाइड। इसीलिए गैसेस क्या करती हैं? प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम आगे देख भी लेंगे उस चीज़ को। हाल फिलहाल आप प्रेशर की यूनिट की बात करें तो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? रास्कल। और एक रास्कल किसके बराबर होता है? 10 to the power 5 तो एक पास्कल बेसिकली एक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल बोल लो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लो, वही आपके पास प्रेशर की एसआई यूनिट है। बट हम जो जनरल यूनिट यूज करते हैं वो होती है एटीएम। और 1 एटीएम इक्वल टू कितना होता है? 1.01325 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है। या फिर 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 बार। या फिर 1 एटीएम होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। या फिर आप इसे 760 mmHg, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो? 760 टोर। तो ये प्रेशर की यूनिट्स की कन्वर्जन है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार होता है। एक्चुअली 1.01325 ही होता है पूरा। तो यहाँ से आप देखें 1 बार की जो वैल्यू है वो 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होती है। तो आपको इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करना आना चाहिए। इस चैप्टर के अंदर कई बार आपके काम में आती है। सेकंड जो आपके पास प्रॉपर्टी है दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है आप सभी जानते हो। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। तो उनके लिए वॉल्यूम को हम अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। बट हाल फिलहाल जिस डब्बे में आप गैस को भर दोगे उसका वॉल्यूम हम क्या मानकर चलते हैं? गैस का वॉल्यूम मानकर चलते हैं। तो वॉल्यूम की यूनिट, तो वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू कितना होता है? 1000 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर, हाँ इसको आप चाहो तो 1000 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। इसका मतलब 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो गए। और ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं? 1000 मिलीलीटर। या फिर आप इसे 1000 सीसी या फिर आप इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हो। क्यूबिक कैपेसिटी, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं क्यूबिक कैपेसिटी। थर्ड आपके पास होता है टेम्परेचर पैरामीटर। तो टेम्परेचर के अलग अलग स्केल चलते हैं। एक होता है पर रैंकिन स्केल, अलोडो रोशो नहीं होता है, अलर्ट रोशो होता है। वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल होता है। नालायक। ये तो थोड़ा सुनने में लगा आलू कद्दूस नहीं, पॉलिंग होता है। हां पॉलिंग वो अलर्ट रोशो भी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस सेल्सियस स्केल। तो आप सभी जानते हो T डिग्री सेल्सियस या T केल्विन जो होता है वो कितना होता है? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273। वैसे 273.15 होता है, ठीक है हम 273 लेते हैं। उसके अलावा एक फॉर्मूला होता है C/5 F/9
सही बोल तो रहे c बाय 5 इज इक्वल टू f माइनस 32/9। इन दोनों डेटा को यूज करके आप सारे टेम्परेचर स्केल को आपस में क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो इस चीज का आप ध्यान रख लेना। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैस लॉज। तो सबसे पहला आपके पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ज्यादा प्रेशर रखता है ना तो चार्ल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure for a given amount of gas, for a given amount of gas, volume is directly proportional to the Kelvin temperature. ऑफ गैस, यानी वॉल्यूम जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, लेकिन वो टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। वैसे आप सभी पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हो, इसलिए मैं उसी को यूज करता हुआ चल रहा हूँ। सो पीवी इक्वल टू एनआरटी है तो वी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो बताओ वी किसके इक्वल हो जाएगा, एनआर बाय पी इंटू टेम्परेचर इन केल्विन। यानी अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन के बीच में ग्राफ बनाओ तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस ग्राफ की स्लोप बताओ किसके बराबर होगी, एन आर बाय पी पर। क्योंकि ये ग्राफ कांस्टेंट प्रेशर पर बनाया गया, इस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोबार। तो ये आप थर्मो के अंदर सीख चुके हो, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, v प्रोपोर्शनल टू t होगा। दूसरा v प्रोपोर्शनल t है तो आप v1 अपॉन v2 को किसके इक्वल लिख सकते हो, t1 अपॉन t2। फर्दर यहाँ पर कुछ और वेरिएशंस होते हैं जो आपको देखने हैं। v और t में आप ग्राफ बनाओ तो इसे आप तीन अलग अलग आइसोबार बना सकते हो, तीन अलग अलग प्रेशर P1, P2 और P3 पे। बताओ P1, P2, P3 का ऑर्डर क्या होगा। एक लाइन ऐसे। सॉरी, सबसे आगे चलिए तो देखिए, या तो आप इसको स्लोप से कर सकते हो, या स्लोप से बढ़िया तरीका बताता हूं मैं आपको। यहां पर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया करो ऐसे। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि आपने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी से बात करो, अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर पी प्रोपोर्शनल टू टी होता है। तो देखो जहां ये इसको कट कर रहा है उसका टेम्परेचर होगा T1, जहां इसको कट कर रहा है T2, और जहां इसको कट कर रहा है T3। क्या आपको दिख रहा है T1, T2, T3 का ऑर्डर? T1 सबसे छोटा, फिर T2, फिर T3। तो अगर T3 सबसे बड़ा है इसका मतलब P3 भी सबसे बड़ा होगा, तो ऑर्डर हो जाएगा P1, P2, P3। बोलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपको कई बार अलग तरह के ग्राफ बनाने पड़ते हैं। जैसे यहाँ देखो आपको v बाई टी वर्सेस टी, log v log t, vt वर्सेस t, v वर्सेस 1/t। तो एक ही इक्वेशन से सारे ग्राफ आप बना सकते हो। बताओ v इक्वल टू के टी हो गया कुछ कांस्टेंट इनटू t। तो पहले आपको बनाना है v बाई टी। तो देखो v बाई टी के लिए तो कांस्टेंट आ गई, कांस्टेंट आ गई, तब आप कुछ भी बदल लो, v बाई टी की वैल्यू चेंज नहीं हो, तो ग्राफ बनेगा एक कांस्टेंट लाइन। क्या बनेगा? कांस्टेंट लाइन। log v log t, तो इस इक्वेशन का log ले लो, तो बताओ log v इक्वल टू log k प्लस log t बनेगा पॉजिटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। और ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री होगा, क्योंकि देखो स्लोप 1 है। vt वर्सेस t, इस इक्वेशन को vt में देना, दोनों साइड t से मल्टीप्लाई कर दो, सो vt वर्सेस t। देखो यहाँ दो ग्राफ बन सकते हैं, एक vt वर्सेस t और एक vt वर्सेस t स्क्वायर। तो वेरिएबल पर ध्यान दें, यहां पर vt तो है y और t स्क्वायर क्या है x। तो अगर t स्क्वायर को x लिख दूं तो ये बन जाएगा y इक्वल टू kx टाइप, तब तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये ऐसे बनेगा। लेकिन यहाँ t वेरिएबल है, t की जगह x लिखूंगा तो ये बनेगा x स्क्वायर, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। मुझे v और 1/t का ग्राफ बनाना है, तो भाई v इक्वल टू है kt।
अब इसको क्या करो, टी को लिख दो 1/1/t। देखो टी ऊपर आ गया, पास से टी बन जाएगा। अच्छा, तो अगर आप v और 1/t में ग्राफ बनाओगे तो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। बोलो कर सकते हैं, समझ में आता है। तो ये था आपका पहला लॉ जिसे हम बोलते हैं चार्ल्स लॉ। कॉपी करें, फिर मूव करते हैं अगले लॉ पर। ये लिख लिया। चलिए फिर देखें नेक्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब पीवी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। एक तो बॉयल्स लॉ का ये मतलब समझ में आना चाहिए आपको। बॉयल्स लॉ अगर कहीं एप्लीकेबल है तो उसके लिए पीवी इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है तो बताओ P1 V1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, P2 V2 के। दूसरा, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर पीवी ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्योंकि ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्लॉटेड इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। तो अगर मैं अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग आइसोथर्म्स बनाऊं लाइक दिस, यह है T1, यह है T2, यह है T3। तो हमें T1 T2 T3 का ऑर्डर बताना आना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमने वहाँ अलग अलग ग्राफ बनाए, तो मैं यहाँ पे ग्राफ्स बना रहा हूँ, आप उनको कंप्लीट करते हुए चलें। हो गया। हो गया इसका मतलब। चलिए देखिए, आपको T1 T2 कंपेयर करना है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। जहां ये इसको कट करेगा वो वॉल्यूम होगा V1, ये वॉल्यूम क्या होगा V2, ये वॉल्यूम होगा V3। ये लाइन बता रही है प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के।
तो क्योंकि V3 V2 से और V2 V1 से बड़ा है, इसका मतलब T3 T2 से और T2 किससे बड़ा होगा, T1 से। कर सकते हैं। उसके अलावा ग्राफ प्लॉट करना है P और 1/V में, तो बताओ PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है ना, तो ये 1/V नीचे चला जाएगा, तो P और 1/V y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ये बनाना P बाई V वर्सेस 1/V में, सो P इक्वल टू K इंटू 1/V, दोनों तरफ V से डिवाइड कर दो, सो K इंटू 1/V होल स्क्वायर, तो ये बनेगा पैराबोला y इक्वल टू kx स्क्वायर। log P log V, log P will be equal to log K minus log 1/V, तो ग्राफ वुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट एंड नेगेटिव स्लोप। PV वर्सेस P इज अ कांस्टेंट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कांस्टेंट लाइन। PV कांस्टेंट है ना, तो PV कांस्टेंट है तो ना वो प्रेशर के साथ बदलेगा ना वॉल्यूम के साथ बदलेगा। ये बताओ इतनी देर से कितना मिनट दे रखे थे, तो और सो P इक्वल टू K इंटू 1/V। अब आप 1/V को ln V में लिखो, तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर माइनस ln V लिख सकते हैं, तो ये v टू द पावर -1, e से बेस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/V आ जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग लाइक दिस। T1 क्यों, अच्छा उल्टा लिख दिया, सॉरी ये वॉल्यूम गलत मार्क कर दी मैंने, ये V3 है, ये V2 है और ये V1 है, उल्टा आएगा। सो T1 विल बी ग्रेटर देन T2 एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T3, सॉरी मैंने ये गलत पढ़ लिया था उसको इसलिए, ठीक है। चलिए इसके बाद दो और लॉ आते हैं, गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ ये कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। तो जैसे V प्रोपोर्शनल टू T था, तो आपको हर जगह पर V को किससे रिप्लेस करना है, सिर्फ P से। फिर से आप उसमें इसी तरह के ग्राफ बना सकते हो जैसे ये ग्राफ बने हुए हैं आपके, है ना। बस V की जगह क्या लिखना है आपको, P लिखना है यहाँ पर, बाकी सब कुछ क्या रहने वाला है, सेम। फोर्थ होता है एवोगैड्रोस लॉ, तो इसका ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस का वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके मोल्स के। और अगर आप वॉल्यूम भी सेम कर दो तो बताओ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम। बताओ मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इनटू Na। तो अगर मोल्स सेम है दो गैसेस के तो उनके मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम। तो यही इसका स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड हेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल सेम होते हैं, एटम सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक गैस है O2, एक गैस है CO2 और एक गैस है SO3, ठीक है। मैंने इन सब का P, V और T सेम रखा है, तो इसके मोल्स हैं N, तो बताओ इसके मोल्स भी कितने होंगे, N, और इसके मोल्स भी कितने होंगे, N। अब हम इन सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, बताओ इसके मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, N इंटू Na, इसके मॉलिक्यूल्स भी N इंटू Na, इसके मॉलिक्यूल्स भी N इंटू Na। तो अगर मोल्स सेम है तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, सेम। लेकिन अगर हम इनके नंबर ऑफ एटम्स निकालें तो इसके एक मॉलिक्यूल में कितना एटम है, 2, बन जाएगा 2N इंटू Na, ये 3N इंटू Na और ये 4N इंटू Na। बोलो कर सकते हैं। तो अगर दो गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके मोल्स सेम होंगे, मॉलिक्यूल सेम होंगे, एटम सेम हो भी सकते हैं। और एटम सेम कब हो गए, जब गैसेस की एटॉमिसिटी क्या होने वाली है, सेम, तभी जाके क्या होंगे, एटम सेम होंगे। कर सकते हैं। तो ये आपको लॉज नाम से पता होने चाहिए। चार्ल्स के टाइम पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स के नाम पे टेम्परेचर, गैलुसेक के नाम पे वॉल्यूम। तो इसका ट्रिक मैं आपको सिखा चुका, पहले ही बोला हुआ है कई बार। चार्ल्स राजा का नाम होता था पहले पुराने ज़माने में, और राजा अपनी प्रजा पे क्या बना के रखता था, प्रेशर, दबाव। इसीलिए चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है। बॉयल्स लॉ, कोई भी चीज़ बॉयल होती है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, इसलिए बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर बचा गैलुसेक लॉ, तो अब नो कमेंट्स, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तब क्या बचा, वॉल्यूम कांस्टेंट बचा। इन चारों लॉज को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें एक इक्वेशन मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडल गैस इक्वेशन, जो कि किसके इक्वल होता है, PV इक्वल टू NRT।
इसके ऊपर बेस्ड आपको कई क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। पहली वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स में कई बार यूज कर चुके हो। जब प्रेशर पास्कल में वॉल्यूम मीटर में होगा तब हम आर के लिए यूज करेंगे ऐसा यूनिट। लेकिन आर की जो हम जनरल यूनिट यूज करते हैं वो क्या होती है 0.0821 ATM इंटू लीटर पर केल्विन पर मोल। ये वाली अप्रोक्सीमेटली 1/12 होती है। 2/25 लिख लो चलो। नहीं ठीक है सर, नहीं वो सही है एक्चुअली। 2/25 और क्लोज होगा, 2/25 और ज्यादा क्लोज आ जाएगा। हाँ भाड़ में जाने दो, क्या करना है। और आर की एक वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर केल्विन पर। तो ये दोनों वैल्यूज आप मेनली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज करते हो। ये वैल्यू यहाँ पर भी आगे यूज करेंगे, बट मैक्सिमम टाइम्स हम इसको यूज करेंगे। इस वैल्यू का रेस्ट्रिक्शन ये है कि प्रेशर किस में होना चाहिए एटीएम में, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए लीटर में, और टेम्परेचर किस में होना चाहिए केल्विन। इसीलिए आप जब भी आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हो टेम्परेचर आप कभी भी डिग्री सेल्सियस में यूज नहीं करोगे। यहाँ पर जो कॉमन क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो 2 स्टेट्स को कंपेयर करने वाले मिलेंगे। बोलेगा एक गैस है, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था, टेम्परेचर इतना था, अब टेम्परेचर को 3 गुना बढ़ा दिया। तो ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप क्या करो, कुछ नहीं है, 2 अलग अलग स्टेट पर आइडियल गैस क्वेश्चन को कंपेयर करो। तो बताओ P1V1 अपॉन P2V2 किसके इक्वल होगा, N1T1 अपॉन N2T2। तो आप क्वेश्चन पढ़ा करो, देखो क्वेश्चन में क्या क्या नहीं बदल रहा है, क्या क्या कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है वो कैंसिल होता जाएगा और आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। तो इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन छोटा सा, ये कह रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है और उसमें अमोनिया गैस फिल्ड है। सो अमोनिया इज फिल्ड इन अ कंटेनर at a pressure of 2 atm at 27 degrees Celsius. If the container can withstand a pressure of, let's say, 6 atm, then calculate the temperature at which the container will burst if heated। तो अगर हम इस कंटेनर को हीट करें तो हीट करने पर किस टेम्परेचर पर ये कंटेनर बर्स्ट हो जाएगा। तो बड़ा आसान है, ये कंटेनर है, इसमें आपने हीलियम भरी है 2 ATM पर और इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब आप इसे हीट करो। ये कौन सा तरीका है कि हीट करने पर टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा? ऐसी कैसी हीटिंग करी है? हाँ 900 केल्विन। तो इसको हीट करोगे आप, तो हीट करने पर इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर मान लो T2 हो गया। ये सिलेंडर फट जाएगा 6 ATM पर, ये इसकी लिमिट है। तो लास्ट पॉइंट चेक कर लो, तो देखो गैस कहीं बाहर नहीं गई, मोल्स कांस्टेंट, डब्बा सेम है, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल्स कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। इक्वेशन बन गया P2 अपॉन P1 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T। तो प्रेशर 3 गुना हो गया, तो टेम्परेचर भी कितना हो गया होगा, 3 गुना। आंसर आ गया 900 केल्विन, दैट इज 627 डिग्री सेल्सियस। 100 भी आया, लिखा हुआ है। सही है, कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कंडीशंस को कंपेयर करना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट नहीं है। इसी में देखो एक और कंसेप्ट चलता है जिसे हम बोलते हैं ओपन वेसल कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? क्या खुला वेसल को बर्तन बोलते हैं क्या? वेसल मटका होता है। चलिए देखिए ओपन वेसल कंसेप्ट, इसमें क्या है, बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई एक कंटेनर है, मान लो ये वेसल है और ये वेसल ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो
एक चीज पक्की है कि इसके ओपन एंड पर हमेशा कौन सा प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। कौन सा प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये प्रेशर कितना होता है 1 atm। अब वेसल चाहे ऐसे रखी हो या वेसल को ऐसे रख दें, मान लो 45 डिग्री एंगल पर, बताओ यहाँ कितना प्रेशर काम करेगा, 1 atm। क्यों, कैसे भी रख लो क्या, अच्छा नहीं 1 atm नहीं रहेगा, कितना रहेगा, हाँ it acts in all the direction equally, सुना था हमने 1/√2। हाँ 1/, कौन से तरीके से आया, P sin 45। अबे प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, उसके कंपोनेंट कहाँ से कर दोगे आप, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी होती है, लेकिन मैं कंपोनेंट करके आंसर सही निकालता हूं। अरे यार बहुत कुछ कर लेता फिर ये बहुत कुछ अरे चौक को ढूंढ। चलिए इसको आप वेसल को ऐसे रख दो या वेसल को ऐसे रख दो, कैसे भी रख दो, इसके ओपन एंड पर हमेशा कौन सा प्रेशर काम करेगा, 1 atm। क्योंकि एयर एक फ्लूइड है और फ्लूइड हर डायरेक्शन में क्या लगाता है, सेम प्रेशर, इसलिए चाहे वेसल को कैसे भी रख दो, उसके ओपन एंड पर हमेशा कौन सा प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इनके ऊपर भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं छोटे से। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक वेसल थी, इस वेसल के अंदर एयर भरी हुई थी, ठीक, 27 डिग्री सेल्सियस पर। दिस इज ओपन वेसल, कैलकुलेट the fraction of air expelled out if the vessel is heated to 127 degree Celsius। चलिए करेक्ट आंसर इज 1/4, 25%। देख बेटा आसान है, यहाँ पे क्या होता है, लोग एक गलती करते हैं, जनरल गलती। देखो यहाँ एयर थी, आपने इस एयर को 127 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, तो हीट करने पर क्या होगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर निकल जाएगी। लेकिन एयर को हीट करने से बाहर का प्रेशर ना चेंज होगा, तो 1 atm बना रहेगा। तो देखो दोनों जगह पर प्रेशर कांस्टेंट है 1 atm। अब मान लो इतनी एयर बाहर निकल गई, बताओ क्या बची हुई एयर यहीं बैठी रहेगी क्या, ये वापस से पूरी वेसल को ऑक्यूपाई कर लेगी। तो लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम चेंज करते हैं। वॉल्यूम चेंज थोड़ी ना होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या चेंज होगा, मोल्स चेंज होंगे, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, वेसल वही है, एयर बची हुई एयर वापस इस पूरी वेसल को ऑक्यूपाई कर लेगी, वॉल्यूम क्या रहने वाला है, सेम। तो इस प्रोसेस में, इस हीटिंग के प्रोसेस में प्रेशर भी कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा, तो बदलेंगे क्या, मोल्स। N1 T1 विल बी इक्वल टू क्या बनेगा, N2 T2। N1 था N1, T1 था 300, N2 है N2, T2 कितना हो गया 400। तो N2 के लिए आ गई 3/4 N1। ये वो एयर है जो बची होगी वेसल के अंदर। तो बताओ एयर एक्सपेल्ड कितनी होगी, N1/4 of N1, तो वो चाहेगी N1/4 विच इज 25%। तो 25% एयर यहाँ से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। बोलो कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। इनसे आप फिजिक्स में भी खेल चुके होंगे अब तक, नहीं सर, ठीक है। फिजिक्स में भी आप जब केटीजे वगैरह पढ़ते हो उस टाइम पर आप वहाँ पर इन चीज़ों को काम में लेते हो। ऐसे देखो एक और छोटा सा कंसेप्ट होता है, दैट इज ऑफ कनेक्टेड कंटेनर्स। इसमें देखो नाम से पता लग रहा है, आप दो वेसल्स को आपस में कनेक्ट कर दोगे, ठीक। इस वेसल का वॉल्यूम मान लो V1 है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है और प्रेशर यहाँ का P1 है। इसका V2 है, प्रेशर P2 है और टेम्परेचर T2 है। अभी आपने दोनों को कनेक्ट नहीं किया, इनके बीच में नोजल लगी हुई है। अब आप इसको हटा दो, तो जैसे ही हटाओगे तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, दोनों तरफ गैसेस का आदान प्रदान होगा,
और गैसेज इधर से उधर भागती रहेंगी तब तक जब तक दोनों जगह पर फाइनल प्रेशर क्या नहीं होता है, सेम। और अगर आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया हुआ है तो फाइनल टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, सेम। तो प्रेशर P और P हो गया, फाइनल टेम्परेचर T और T हो गया, इसका वॉल्यूम V1 रहेगा, इसका वॉल्यूम V2 रहेगा। बोलो समझ में आ रहा है? कनेक्टिंग ट्यूब का वॉल्यूम क्या मानकर चलते हैं हम लोग, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पर कुछ याद नहीं रखना है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इतना सा है कि देखो यहाँ गैस के कुछ मोल्स रहे होंगे, यहाँ गैस के कुछ मोल्स रहे होंगे। जब आपने नोजल हटाई तो बताओ क्या मोल्स बदले होंगे? नहीं। कुछ नया तो ऐड किया ही नहीं, कुछ रिमूव हो ही नहीं रहा है, अंदर की चीजें मिक्स हो रही है बस। तो हमारा फंडा क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फंडा होता है कि टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग। तो बताओ टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग कितने होंगे? P1 V1 अपॉन RT1 उस डब्बे के मोल्स प्लस P2 V2 अपॉन RT2। दिस शुड बी इक्वल टू, अब फाइनल प्रेशर दोनों डब्बों का क्या हो गया, सेम। भैया ये सिंगल कंटेनर है ना, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, P। वॉल्यूम हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन R इंटू T। हो तो गया V1 से, हो तो गया V1 से V1 प्लस V2, V2 से V1 प्लस V2, और क्या होगा? तो इस कंसेप्ट, अब आपको ये इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, एक कंसेप्ट लगा सकते हो कि टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल मोल्स आफ्टर मिक्सिंग, और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और आप इसे कॉपी करो, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 या 17 में, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्वेश्चन था और कैसे आप उसे सॉल्व करोगे। देखो एक क्वेश्चन, क्या दिखेगा नहीं, ये कह रहा है आपके पास दो बल्ब हैं, तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, है ना, डायग्राम से ही समझा रहा हूँ आपको। तो ये दो कंटेनर्स ऐसे बना रखे हैं, इसमें दो बल्ब हैं, यहाँ का टेम्परेचर है T1 और यहाँ का टेम्परेचर भी T1, यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है PI और वॉल्यूम दिया हुआ है V, यहाँ का प्रेशर भी है PI और वॉल्यूम है V। यह एक कंडीशन। फिर ऐसे एरो बना रखा है, फिर से दो बॉक्स बना रखे हैं, दोनों में बल्ब रखा हुआ है। यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2, यहाँ का प्रेशर है P फाइनल, वॉल्यूम है V1, यहाँ का प्रेशर है P फाइनल, वॉल्यूम है V2। बोल रहा है P फाइनल की वैल्यू बताओ। ऑप्शन में दे नहीं रहा हूँ आपको, आप तो आंसर बता दो बस। 2 PV कौन सा, PI ऐसे कुछ आ रहा होगा। देखिए कुछ नहीं करना, जो मैंने आपको सिखाया, टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग शुड बी इक्वल टू टोटल मोल्स। बताओ टोटल मोल्स बिफोर मिक्सिंग कितने हैं, PI इंटू V अपॉन RT1 प्लस PI इंटू V अपॉन RT1। इस डब्बे के मोल्स, इस डब्बे के मोल्स। मिक्सिंग के बाद इस डब्बे के मोल्स हो गए P फाइनल इंटू V1 अपॉन RT1 प्लस P फाइनल इंटू V2 अपॉन RT2। तो R गया, ये बन गया 2PI इंटू V अपॉन T1। यहाँ से P फाइनल कॉमन कर लो, तो ये बन गया T2V1 प्लस V2T1 अपॉन T1T2। LCM T1T2 आएगा इसका, तो T1 से गया T1, आपको अपना ये आंसर कर सकते हैं। चलिए, तो ये था आपके पास कंसेप्ट कनेक्टेड कंटेनर्स का। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने गैसीय स्टेट के अंदर कनेक्टेड कंटेनर पढ़ लेते ना हम लोगों ने, कनेक्टेड कंटेनर, है ना। चलिए वहीं से हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हेड डालें नेक्स्ट, डिवाइसेस टू मेजर प्रेशर। तो देखो हम दो डिवाइसेस मेनली यूज करते हैं, एक होता है बैरोमीटर और दूसरा होता है मैनोमीटर।
ठीक है। तो बैरोमीटर बेसिकली किस काम में आता है? बैरोमीटर इट एक्चुअली मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। तो इसमें बहुत आराम सिंपल सा सेटअप होता है। इसमें कंटेनर आप लेते हो, ठीक है, उस कंटेनर में आप एक लिक्विड फिल करते हो। लेट्स से आपने मरकरी फिल कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप एक इन्वर्टेड ट्यूब लगाते हो, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया था, क्योंकि देखो ये वाला जो एंड है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो इसके ओपन एंड पे कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा? PATM या फिर 1 ATM, ठीक है, दोनों तरफ से काम कर रहा होगा सेम। बताओ टोटल प्रेशर कितना काम कर रहा है? PATM में काम कर रहा है ना, कुछ वैज्ञानिक लोग जोड़ देते हैं इसलिए। मरकरी से महंगा प्याज कहाँ हो गया? क्या होती है मरकरी की रेट? बस ले आओ तो खा के मर जाओ। देखें इधर प्रेशर 0 है, इधर 1 ATM है, दोनों जो प्रेशर डिफरेंस है। बताओ अगर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो मरकरी कॉलम क्या करेगा? इसके अंदर ये मरकरी यहाँ पे राइज करना शुरू करेगा। और बताओ कब तक राइज करेगा? जब तक दोनों साइड का प्रेशर क्या नहीं हो जाता है? बराबर। दैट मीन्स इस कॉलम में मरकरी जो हाइट अटेन करेगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बाहर के प्रेशर को। बाहर का प्रेशर जितना ज्यादा होगा, बताओ मरकरी क्या करेगा? उतनी हाइट अटेन करेगा। बाहर का प्रेशर जितना कम होगा, मरकरी हाइट क्या अटेन करेगा? उतनी ही कम करेगा। तो मान लो यहाँ पर मरकरी ने हाइट h अटेन की। कितनी हाइट अटेन की? h। तो जो हाइट मरकरी यहाँ पे अटेन कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? बाहर के यानी एक्सटर्नल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि हाइट अटेन्ड बाय मरकरी represents the external pressure। तो एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा होगा मरकरी क्या करेगा? हाइट उतनी ही ज़्यादा अटेन करने वाला है, ठीक है ना। तो जब प्रेशर 1 ATM होता है, यहीं से हमारा रिलेशन भी आता है, तो जब 1 ATM होता है तो ये कितनी हाइट अटेन करता है? 76 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे कितना लिख सकते हैं? 760 mmHg। तो ध्यान दें मरकरी हमारा स्टैंडर्ड लिक्विड है। अगर हम मरकरी की जगह कोई और लिक्विड यूज करें, इफ अदर लिक्विड इज यूज्ड, कोई भी, तो फिर हम प्रेशर कहां से कैलकुलेट करते हैं? ρgh से, ठीक है। यहां पर रो डेंसिटी होगी, g वही आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होगा, h क्या होगी? हाइट। इन सबको आपको ऐसा यूनिट में रखकर पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा पास्कल में, और फिर उसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ATM में। एक तरीका तो है ये। हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं। भाई मरकरी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड लिक्विड है। तो जब मरकरी आपने यूज किया तो इतनी हाइट अटेन कर रहा है। मान लो मरकरी की जगह आपने कोई और लिक्विड यूज किया है, ठीक है, कोई भी और लिक्विड यूज कर लिया है। तो सेटअप को हम दोबारा यूज कर बना लेते हैं एक बार। इस बार आपने मरकरी यूज नहीं किया है और कोई और लिक्विड यूज कर लिया है, ठीक है। तो जब आप मैनोमीटर सेटअप करोगे पूरा, वापस से ये लिक्विड भी क्या करेगा? कुछ ना हाइट अटेन करेगा। तो मान लो हाइट अटेन बाय लिक्विड है H लिक्विड, सही है। अब अगर मुझे इस प्रेशर को ATM में कैलकुलेट करना है तो एक तरीका तो ये है, हाइट ρg सबके लिए रखो और उसको ऐसा यूनिट में कैलकुलेट करो, उसको बाद में लास्ट में किस में कन्वर्ट कर लोगे आप? ATM में, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि ये लिक्विड जो है वो ग्लिसरीन है, ठीक है। तो जो ग्लिसरीन ने हाइट अटेन की लेट्स से 76 सेंटीमीटर है, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन लेट्स से 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। और ये मरकरी है उसकी डेंसिटी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कंसेप्ट समझें, मेरे पास ये प्रेशर निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अगर मैं प्रेशर निकालूं दैट विल बी इक्वल टू ρgh। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई? 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू जी कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h की वैल्यू कितनी हो गई? 76 सेंटीमीटर। बोलो होगा? तो ध्यान देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर गया,
सर क्यूब गया, स्क्वायर बचा। तो अब सब कुछ आप बदलो ऐसा यूनिट में, तो ग्राम को बदलो केजी में 10⁻⁻3, सेंटीमीटर को बदलो मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर 10, तो ये बन जाएगा 10⁻² मीटर स्क्वायर -2 बनेगा ना। 1 मीटर में 100 होते हैं ना, हाँ सॉरी, -4, ठीक है। ये तो ऐसा यूनिट में है ही, और 76 बोलो कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी आएगी पास्कल्स में, क्योंकि हम प्रेशर काउंट कर रहे हैं। ये पास्कल में आया, इसको डिवाइड कर दो 1.013 इंटू 10⁵ से, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, ATM। कैलकुलेशन है, लेंदी है। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि मान लो अगर इस लिक्विड की जगह पर मरकरी होता तो मरकरी कितनी हाइट अटेन करता। क्या पता करेंगे हम कि अगर मैं इसकी जगह मरकरी, भाई इसने तो 76 अटेन किए ना, अगर इसकी जगह मरकरी होता तो वो कितनी हाइट अटेन करता। तो देखो अगर यहाँ पर मरकरी होता, बताओ लिक्विड बदलने से क्या बाहर का प्रेशर बदल जाएगा? नहीं। तो जो प्रेशर मरकरी मेजर करता है एग्जैक्टली वही प्रेशर ग्लिसरीन भी मेजर कर रहा है। तो मरकरी के लिए फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। दिस शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू जी इंटू हाइट ऑफ ग्लिसरीन। तो बताओ यहाँ से हाइट ऑफ ग्लिसरीन कितनी हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इंटू हाइट ऑफ मरकरी। बोलो कर सकते हैं। बताओ डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी है, 13.6, डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन कितनी है, 3.4 इंटू, सॉरी मुझे हाइट ऑफ मरकरी निकालनी है, चलो कोई बात नहीं। ये हाइट कितनी है, 76, और हाइट ऑफ मरकरी मुझे चाहिए। ध्यान से देखो, इसको 4 टाइम्स उड़ाएगा, यानी अगर मैं यहाँ पर मरकरी फिल करता तो वो 19 सेंटीमीटर हाइट पहुँच जाता। बोलो समझ में आ रहा है? अब हमें पता है कि जब मरकरी 76 सेंटीमीटर पहुँचता है तो प्रेशर कितना होता है, 180। बताओ जब मरकरी 19 सेंटीमीटर पहुँचा होगा तो हाइट यानी तब प्रेशर कितना रहा होगा, 19/76 यानी 1/4 ATM। दोनों से सॉल्व कर लो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप बैरोमीटर में किसी और लिक्विड को यूज़ करो तो आप ये कंसेप्ट यूज़ कर सकते हो। कोई डाउट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो ये होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के काम में आता है। ऐसे आपके पास दूसरा डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या करता है, मैनोमीटर किसी कंटेनर में भरी हुई गैस का प्रेशर मेजर करने के काम में आता है। इट इज यूज्ड टू measures pressure of a gas filled in a container। तो एक कंटेनर में कोई गैस भरी होती है, उसका प्रेशर नापने के लिए काम में आता है। कैसे नापते हैं, देखो बहुत आसान है। यहाँ पे आप एक कंटेनर लोगे, ठीक है। यहाँ आपने कोई गैस भर दी है, तो इसको आप कनेक्ट करोगे मैनोमीटर से, लाइक दिस। तो शुरुआत में क्या होता है, जब आपने गैस का पैसेज अलाउ नहीं किया है तो दोनों साइड मरकरी कॉलम की हाइट क्या रहती है, सेम। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको हटाओगे यहां से क्या होगा, गैस इधर जाएगी, जाके इसको नीचे पुश करेगी, तो क्या होगा, दोनों आर्म्स में क्या होगा, डिफरेंस क्रिएट होगा। तो इधर मरकरी नीचे चला जाएगा, इधर मरकरी ऊपर चला जाएगा, और इस तरह से दोनों कॉलम्स के बीच में क्या क्रिएट होगा, हाइट डिफरेंस क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा, हाइट डिफरेंस। तो देखो बाहर से लग रहा है 1 ATM यानी P ATM। बताओ इधर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, P गैस। ये कॉलम इधर जाएगा या इधर, वो इन दोनों पे डिपेंड करता है। अगर P गैस P ATM से ज्यादा है तो कॉलम इधर शिफ्ट होगा, अगर P गैस P ATM से कम है तो ये कॉलम इधर शिफ्ट होगा। तो इन जनरल हमारे पास कुछ नहीं दिया तो हम यही मान के चलते हैं कि गैस इसको इधर पुश करेगी, वही आपका कॉमन केस है। तो आप देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मरकरी के कॉलम ने कुछ हाइट अटेन की है, h सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आकर इन दोनों पॉइंट्स पर, देखो लिक्विड है, तो इन दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर क्या होगा, सेम। तो इस पॉइंट को A बोल लो, इस पॉइंट को B बोल लो। तो बताओ PA इज इक्वल्स टू क्या होगा, PB। बताओ PA किसके बराबर है, P गैस, और PB किसके बराबर होगा, P ATM प्लस H। ये H सेंटीमीटर ऑफ Hg है। तो आप चाहो तो दोनों को ही क्या कर सकते हो, ATM में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर दोनों को ही किस में कन्वर्ट कर सकते हो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। बोले समझ में आ रहा है?
तो यहाँ से आपको गैस का प्रेशर मिल जाएगा। एक बार गैस का प्रेशर मिल गया तो आप यहाँ पर गैस के मोल्स, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो भी कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं ओपन एंड मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? ओपन एंड मैनोमीटर। ऐसे ही आपके पास एक और मैनोमीटर होगा, उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। तो क्लोज्ड एंड में क्या होगा? ये एंड क्लोज्ड होगा और उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम, इससे ज़्यादा इसमें और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आप इसे कॉपी करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम मैनोमीटर को यूज करते हैं। हो गया ये सब? चलिए देखें एक क्वेश्चन। ये आपसे कह रहा है कंटेनर है, उसमें गैस फिल्ड है, तो दोनों क्लब कर दिया मैंने, यहाँ पर लिक्विड चेंज कर दिया, ठीक है। ग्लिसरीन ने यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हाइट अटेन की है, आपको यहाँ गैस के मोल्स बताने हैं। तो देखो यहाँ हाइट डिफरेंस क्रिएट हुआ है, तो इधर कौन लग रहा होगा? पी गैस। ओपन एंड है तो इधर कौन सा प्रेशर लग रहा होगा? 1 atm। ध्यान दें, जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया, पहले आप ग्लिसरीन की हाइट को किस में कन्वर्ट करोगे? मरकरी की हाइट में। तो अगर यहाँ ग्लिसरीन की जगह मरकरी होता तो बताओ वो कितनी हाइट अटेन करता? 19 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 76 यानी कितना हो गया? 1/4 atm। बोले समझ में आ रहा है? हाँ ना में जवाब दो, है ना। तो ग्लिसरीन था, मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मरकरी में, और मरकरी के प्रेशर को मैंने atm में कन्वर्ट कर लिया। अब बताओ जो पी गैस होगा वो किसके इक्वल होगा? PATM, जो कि 1 atm है, प्लस 1/4 यानी ओवरऑल 1.25 या फिर 5/4 atm आपका प्रेशर हो गया। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर बताओ, मोल्स निकालने गैस के। मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? PV/RT। सॉल्व कर लो, आपको 5 मोल मिल जाएंगे। तो ध्यान दें, कंसेप्ट पे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में काम में आ सकता है। अगर आपने मरकरी की जगह कोई और लिक्विड फिल किया है तो पहले आप उसकी हाइट को किस में कन्वर्ट कर लो? मरकरी की हाइट में, क्योंकि मरकरी स्टैंडर्ड है। मरकरी की हाइट से हम प्रेशर को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? ATM में, और फिर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सही है। चलिए, तो ये थे आपके 2 डिवाइस जो प्रेशर मेजर करते हैं। हम लोगों ने लिक्विड सोल्यूशन में भी पढ़ा था, मैनोमीटर के थ्रू हम क्या मेजर कर रहे थे? वहां पर वेपर प्रेशर मेजर कर रहे थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक और अगले लॉ पर, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसे हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए, सबसे पहली चीज, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है फॉर अ नॉन रिएक्टिंग गैसियस मिक्सचर। ठीक। तो अगर आपके पास कोई 2 गैसें रिएक्ट कर रही है, फॉर एग्जांपल NH3 गैस है और HCl गैस है, तो ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? NH4Cl सॉलिड। तो भाई आप देखोगे, जब हम डाल्टन्स लॉ लगाएंगे तो गैसेस के मोल्स पे डिपेंड करता है। एक्चुअली जब मिक्सचर मान लो आपने दोनों के 2-2 मोल ले लिए, 5-5 मोल ले लिए, तो दोनों ही खत्म हो जाएंगे और आपके पास क्या मिलेगा? NH4Cl सॉलिड। तो गैस तो आपके पास बचेगी ही नहीं। तो आप डाल्टन्स लॉ सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई करते हो? एक ऐसे गैसेस मिक्सचर पर जिसमें गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं कर रही है। क्या होता है? बड़ा ही आसान है, कुछ भी नहीं है, आप खुद बता दोगे। देखो,
मान लो आपके पास एक गैसियस मिक्सचर में 3 गैसेज हैं, गैस ए, गैस बी, गैस सी। गैस ए के मोल से Na, गैस बी के मोल से Nb और गैस सी के मोल से Nc। यहां हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर लिया है, मतलब तीनों गैसेस के लिए वॉल्यूम हम क्या मानकर चल रहे हैं, सेम। ठीक है, टेम्परेचर तो फिक्स है ही। तो बताओ इस मिक्सचर में गैस ए कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी Pa, गैस बी कुछ ना कुछ एक्सर्ट करेगी Pb और गैस सी कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी Pc। तो Pa को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, Pb क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B और Pc क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस C। तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है वो उस मिक्सचर में प्रेजेंट गैसेस के इंडिविजुअल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है। बस यही होता है डाल्टन्स लॉ, खत्म। तो इसमें बड़ी बात क्या, तो आपको पता है कि एक मिक्सचर में जितनी गैसेस हैं उनके प्रेशर को ऐड कर दें तो आपको मिक्सचर का क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर मिल जाएगा। उसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरा, इसमें एक फॉर्मूला बनता है जिसको आप सभी जानते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत बार हमने यूज़ किया है और अभी लिक्विड सोल्यूशन में भी यूज़ किया था। बताओ पार्शियल प्रेशर इक्वल टू क्या बनता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। फर्दर इसका मैंने वो केमिकल इक्विलिब्रियम में भी यूज सिखाया था कि किसी गैसियस मिक्सचर में इफ 2 गैसेस इन अ मिक्सचर हैव सेम number of moles, their partial pressure will also be same। तो अगर किसी गैसियस मिक्सचर में 2 गैसेस के मोल्स सेम हैं तो उनके पार्शियल प्रेशर भी क्या होंगे, सेम। क्योंकि देखो मोल सेम तो मोल फ्रैक्शन सेम, मोल फ्रैक्शन सेम तो बताओ पार्शियल प्रेशर भी क्या आएगा, सेम। ठीक है, तो बस यही होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक ही क्वेश्चन सफिशिएंट है इसके लिए। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है, इसमें 3 मोल A है एंड 2 मोल B है और मिक्सचर का टोटल प्रेशर है 10 atm। नाउ इफ 1 मोल C is further added in the same container at constant temperature, calculate change in partial pressure of A। आपने इसी कंटेनर में 1 मोल C ऐड कर दिए तो आपको A के पार्शियल प्रेशर में कितना चेंज आया ये यहाँ पे बताना है। करो ट्राई। चलिए, वेरी गुड। आप सभी का आंसर 1 आ रहा है, विच इज द आंसर इज 0। कोई चेंज नहीं होगा। देखें, जब ये 10 atm था तो ये चीज मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं, टोटल प्रेशर को मोल्स के रेशियो में बांट दो, या आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना बनेगा, 3/5 × 10 दैट इज 6 atm और प्रेशर ऑफ B कितना बन जाएगा, 4 atm। ठीक है, अब आपने क्या किया है, डब्बा सेम रखा है और उसमें 1 मोल C गैस और ऐड कर दी है। ठीक है, सो अब आपके पास 3 मोल A है, 2 मोल B है और 1 मोल C है। बताओ क्या गैसेस के टोटल मोल्स बढ़ गए, टोटल मोल्स बढ़ गए, वॉल्यूम सेम, टेम्परेचर सेम, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इसका प्रेशर 10 atm नहीं रहेगा, आपको पहले नया टोटल प्रेशर निकालना होगा। सो P2/P1 विल बी इक्वल टू N2/N1। तो P2 निकालना है, P1 था 10, अब टोटल मोल हो गए 6, पहले टोटल मोल्स थे 5, तो जो फाइनल प्रेशर है वो 12 atm हो जाएगा। अब बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना आएगा, A का मोल्स अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर, फिर से कितना आएगा, 6 atm।
तो ए के पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर क्या लोग इसको बदलते ही नहीं है। जब आपने गैस के मोल्स बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियसली मिक्सचर में प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहले नया टोटल प्रेशर निकालो, उसके बाद आप हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। कर सकते हैं, कोई डाउट? चलिए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसको हम बहुत टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने यूज़ किया इसको, इधर लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर भी हमने इसको यूज़ किया था। चलिए, इसके बाद बढ़ रहे हैं हम एक और छोटे से कंसेप्ट के ऊपर, इसका नाम है डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन, या फिर डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो देखिए, दोनों ही अलग अलग प्रोसेसेस हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन इज सिंपल, इट्स द स्पॉन्टेनियस intermixing of gases to produce a homogeneous mixture। दो या दो से ज़्यादा गैसेस, देखो गैसेस कभी भी मिक्स हो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ही बनाती हैं। तो दो या दो से ज़्यादा गैसेस का आपस में मिक्स होकर एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाने की जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। स्पॉन्टेनियस, मान लो यहाँ से H2 रिलीज की, यहाँ से N2 रिलीज की, दोनों अपने आप मिक्स हो जाएंगी। बताओ कि आपको उठा के H2 और N2 कैसे मिक्स करना पड़ेगा? क्या नहीं करना पड़ेगा ना। तो अपने आप मिक्स हो रही हैं। तो जब गैसेस अपने आप मिक्स होती हैं तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर हम डिफाइन करने चले इफ्यूजन को, व्हाट इज इफ्यूजन? तो देखो, इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन इज सिंपली द एस्केपिंग ऑफ अ गैस थ्रू अ स्मॉल होल और अपर्चर अंडर प्रेशर। तो हाई प्रेशर के अंदर जब कोई गैस लीक होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। जैसे आप देखें घर में गैस का सिलेंडर, जब सिलेंडर लीक हो रहा है, उससे गैस बाहर निकल रही है, तो वो प्रोसेस कौन सा है, इफ्यूजन। बताओ गैस निकलने के बाद जा कहाँ रही है, एटमॉस्फेयर में जाके वो मिक्स हो रही है, तो वो प्रोसेस क्या है आपका, डिफ्यूजन। तो जब भी कभी भी कहीं भी इफ्यूजन होगा, ऑब्वियसली उसके बाद क्या होने वाला है, डिफ्यूजन होने वाला ही है। सो इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाय, बस इफ्यूजन वैक्यूम में नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन को। तो देखो, इफ्यूजन डिफ्यूजन में क्या रहा है, कंटेनर है, इस कंटेनर में एक छोटा सा होल बना हुआ है और यहां से गैस लीक हो रही है। तो अगर आप रेट ऑफ इफ्यूजन का मतलब गैस के बाहर निकलने की रेट, तो बताओ जब गैस बाहर निकल रही है तो या तो से कुछ ना कुछ मोल्स बाहर निकल रहे होंगे, ये सब कुछ ना कुछ क्या निकल रहा होगा, वॉल्यूम। आप दो ही टर्म्स में नाप पाओगे, तो गैस का मोल्स या फिर गैस का वॉल्यूम या फिर गैस का प्रेशर। भाई क्या हो रहा होगा, आप ये देखोगे कि 10 मिनट में गैस के पहले शुरुआत में मान लो 5 मोल थे, 10 मिनट के बाद 2 मोल बचे, इसका मतलब 10 मिनट में कितने मोल्स बाहर निकल गए, 3। तो बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगी, 3/10। या मान लो आपने गैस का वॉल्यूम नाप के रखा था कि पहले 120 ml गैस थी, 10 मिनट के बाद 20 ml गैस बची, तो बताओ कितनी गैस बाहर निकल गई, 100 ml, कितनी देर में, 10 मिनट में, तो वो इसकी रेट हो गई। या आप प्रेशर नाप के बैठे थे कि पहले गैस का प्रेशर 5 atm था, 10 मिनट के बाद 3 atm बचा, तो बताओ 10 मिनट में कितना कम हो गया, 2 atm, मतलब उसके प्रोपोर्शनल में गैस क्या हो चुकी होगी, बाहर निकल चुकी होगी। तो अगर आप रेट ऑफ इफ्यूजन डिफ्यूजन डिफाइन करना चाहते हो तो इट कैन सिंपली बी डिफाइंड एज मोल्स और वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। यानी किसी भी गैस के इफ्यूजन के रेट को हम या तो मोल्स ऑफ गैस डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम लिख सकते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इफ्यूज्ड अपॉन टाइम लिख सकते हैं या फिर
चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, प्रेशर में कितना चेंज आया या कितना प्रेशर उसका डिक्रीज हुआ है। तो आप तीनों में से किसी भी टर्म के अंदर इफ्यूजन या डिफ्यूजन की रेट को डिफाइन कर सकते हो। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? चलिए, रेट ऑफ इफ्यूजन डिफाइन करने के बाद हम सीखते हैं एक सिंपल सा लॉ जिसे हम बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। तो बहुत ही सिंपल है, ये लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर किसी भी गैस के इफ्यूज होने की जो रेट है उसके मोलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है? मोलर मास के स्क्वायर रूट के, या फिर आप इसे इसकी डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिख सकते हो, क्योंकि देखो पीएम इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो अगर प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मोलर मास डेंसिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो आप मोलर मास क्या डायरेक्टली यूज कर सकते हो, डेंसिटी यूज कर सकते हो। बोले समझ में आ रहा है? अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, इफ प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, उस केस में जो रेट ऑफ इफ्यूजन है वो P/√m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखो यहां पर आपको कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस मिलते हैं। R1/R2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? √M2/M1। ये तो तब जब प्रेशर और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो बताओ R1/R2 किसके इक्वल हो जाएगा? P1/P2 इंटू √M2/M1 कर सकते हैं। तो इनके ऊपर कई तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। जैसे देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ml ऑफ O2 डिफ्यूजेस इन 10 seconds. How much volume of SO2 will diffuse in same time under same conditions? तो बता दो भाई 20 ml O2 डिफ्यूज हो रही है 10 सेकेंड में, तो बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज अपॉन टाइम टेकन। सिमिलरली रेट ऑफ SO2 को हम लोग क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ SO2 डिफ्यूज्ड अपॉन टाइम टेकन। और ग्राम्स लॉ से RO2 अपॉन RSO2 किसकी इक्वल होगी? √MSO2 अपॉन MO2 होगा। तो देखो यहाँ वैल्यूज रखो, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल बन जाएगी? वॉल्यूम ऑफ O2 डिफ्यूज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ SO2 डिफ्यूज्ड। दिस शुड बी इक्वल टू रूट मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है? 64, ये होता है 32। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ SO2 कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन √2। O2 का कितना मिलता है? 20 ml, तो इसका बन जाएगा 10√2 ml। बोलो समझ में आ रहा है? अगर मान लो प्रेशर अलग अलग है तो आप खुद समझ सकते हो। देखो जैसे आपके पास कंटेनर है, समझना मेरी बात को, ये कंटेनर है, इसमें N2 है और H2 है, ठीक है। इसका प्रेशर है लेट्स से 4 atm या 5 atm, इसका प्रेशर है 1 atm, और ये यहाँ पर मिक्सचर इफ्यूज हो रहा है, ठीक। तो बताओ इनमें से कौन सी गैस ज्यादा बाहर निकल रही होगी? भाई दो चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो प्रेशर पे और एक इनके मोलर मास। और अभी प्रेशर अलग अलग है ना, तो आपको प्रेशर भी कंसिडर करना होगा। तो आप देखो R1/R2 की वैल्यू किसकी इक्वल बन जाएगी? P1/P2 इंटू √M2/M1। देखो रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ N2 किसकी इक्वल होगी? प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ N2 इंटू मोलर मास ऑफ N2 अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो RH2 अपॉन RN2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्रेशर ऑफ H2 कितना है? 1/5 √28/2, तो ये बन जाएगा √14/5। बोलो कर सकते हैं? ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये तो बात हुई H2 और N2 के इफ्यूजन की रेट क्या है, मतलब H2 और N2 इस रेशियो में बाहर आ रही होगी। तो यहाँ पे आपसे एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछता है, वैसे बोलेगा कि बताओ
द composition of gaseous mixture coming out इनिशियली, मतलब इस होल से जो इनिशियल मिक्सचर बाहर आ रहा होगा उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा। तो आप समझो मेरी बात को, यहां से मान लो H2 के मोल्स कुछ बाहर आए NH2 आउट, और N2 के कुछ मोल्स बाहर आए NO2 आउट। तो जो मोल्स बाहर आ रहे होंगे ये इनकी रेट पे तो डिपेंड कर रहे होंगे। अगर H2 के बाहर आने की रेट ज्यादा है तो H2 के मोल्स भी क्या आ रहे होंगे बाहर, ज्यादा। अगर N2 के बाहर आने की रेट ज्यादा है तो N2 के मोल्स क्या आ रहे होंगे बाहर, ज्यादा। तो देखो जो इनकी रेट्स का रेशियो होगा, देखो रेट ऑफ H2 को मैं लिख सकता हूं मोल्स ऑफ H2 कमिंग आउट डिवाइडेड बाय टाइम। इसको लिख सकता हूं मोल्स ऑफ N2 कमिंग आउट डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेसिकली जो इनकी रेट्स का रेशियो है वही बाहर आने वाले H2 और N2 के मोल्स का रेशियो भी होगा, यानी √14:5। तो ये बाहर आने वाले मिक्सचर का क्या हो जाएगा कॉम्पोजिशन। इस रेशियो में H2 और N2 के मोल्स क्या हो रहे होंगे, बाहर आ रहे होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये फ्यूजन के छोटे छोटे केसेस हैं, बट ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं पूछा गया है। ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन अलग कर दी इसलिए लेंदी दिख रहा है आपको। इसको दोबारा करते हैं, एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड, एक बार आप इसे कॉपी कर लो पहले। देखें क्वेश्चन, चलिए बताएं आंसर। 8:1 किसका, 8 किसका, 1 किसका, H2 के मोल्स 8 और O2 के 1। 2√2:1 आ रहा है। चलो देख लेते हैं। देखें यहाँ पर आपके पास H2 और O2 का मिक्सचर है जिसका मोल रेशियो 2:1 है। ये अंदर वाले का मोल रेशियो है। जैसे हम लोगों ने सीखा है किसी भी गैसेस मिक्सचर में जो गैसेस के मोल्स का रेशियो होगा वही क्या होगा, उनके प्रेशर का रेशियो भी होगा। यानी यहाँ पे अंदर H2 और O2 के प्रेशर का रेशियो भी कितना होगा, 2:1। बोले समझ में आता है। अब जब ये मिक्सचर बाहर आ रहा होगा तो उसमें H2 भी बाहर आएगी और O2 भी। तो यहाँ जितनी भी H2O2 बाहर आएगी वो इनकी रेट ऑफ इफ्यूजन के रेशियो में ही आएगी। बोलो इससे एग्री करते हो, हाँ ना तो बोल दो। तो ये किसके लिए हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2 कमिंग आउट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ O2 कमिंग आउट। और जो इनकी रेट्स का रेशियो होगा वो कितना होगा, प्रेशर ऑफ H2 अपॉन प्रेशर ऑफ O2 इंटू MO2 अपॉन MH2। बोलो ये बात समझ में आती है। रख दो वैल्यू। प्रेशर ऑफ H2 और O2 का रेशियो कितना है, 2/1 इंटू रूट। बताओ O2 कितना होता है 32, H2 कितना है 2, सॉल्व कर लो 8:1। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कर सकते हैं, कोई डाउट है किसी को। मोलर मास, मास नहीं मोलर मास। मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कोई डाउट, हाँ बोलो ना, इसी चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ, बोलो जल्दी। सही है, हमारा रेशियो कुछ और हो गया होगा। कोई दिक्कत किसी को,
कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन से डील कर सकते हो। इसमें एक और स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, बहुत जगह मिलेगा आपको, थोड़ा डेटा बदल देगा। एक ट्यूब देगा, उस ट्यूब की लेंथ है 1 मीटर, बोलेगा इधर से उसने पास की अमोनिया गैस और इधर से उसने पास की यहां से HBr गैस। NH3 और HBr रिएक्ट करके एक ब्राउन सॉलिड बनाते हैं NH4Br। ये आप फिजिक्स में ही मिलते हैं आपको क्वेश्चन। तो आपसे पूछेगा बताओ इस वाले एंड से किस डिस्टेंस पर ब्राउन सॉलिड बनेगा। तो मान लो यहां कहीं ब्राउन सॉलिड बना तो आपको ये डिस्टेंस बतानी है x। तो बड़ा ही आसान होता है। देखो 1 मीटर पूरी लेंथ है, अगर ये x तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 1 माइनस। अब होगा क्या, यहां से NH3 चली होगी और वो ट्रेवल करके यहां पहुंची होगी। तो अगर इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लूं तो बताओ वॉल्यूम कवर्ड बाय NH3 कितना होगा। यानी ये NH3 का वॉल्यूम डिफ्यूज्ड है, इतना वॉल्यूम डिफ्यूज हो गया NH3 का। बताओ वॉल्यूम कवर्ड बाय H2 या HBr कितना होगा। वो भी होगा एरिया इनटू 1 माइनस x होगा। अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ बताओ रेट ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ HBr किसके इक्वल होगा, मोलर मास ऑफ HBr अपॉन मोलर मास ऑफ NH3। बोलो होगा। तो रेट ऑफ NH3 क्या होगा, वॉल्यूम कवर्ड बाय NH3 अपॉन टाइम। ये होगा वॉल्यूम कवर्ड बाय HBr अपॉन टाइम। मोलर मास HBr का हो गया 81, NH3 का होता है 17। टाइम दोनों के लिए सेम है। तो बताओ NH3 ने कितना वॉल्यूम कवर किया है, एरिया इंटू x। इसने कितना किया है, एरिया इंटू 1 माइनस एक्स। बताओ क्या आप यहाँ से x के लिए निकाल सकते हो। x के लिए आ जाएगी तो आपको इस डिस्टेंस से इसकी लेंथ मिल जाएगी। कर सकते हैं। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे डिफ्यूजन और इफ्यूजन के कंसेप्ट के ऊपर पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट। चलिए क्या भाई यहाँ से यहाँ तक NH3 पहुंची, जो NH3 गैस पहुंची उसने इतना वॉल्यूम ट्रैवल किया होगा, यहाँ तक NH3 स्प्रेड हो चुकी होगी उतने ही टाइम में HBr यहाँ। अच्छा एक और चीज़ आप देख सकते हो, NH3 का मोलर मास कितना है 17, इसका कितना है 81। ये भारी है, ये धीरे चलेगी, ये तेज चलेगी। तो जो ब्राउन सॉलिड बनेगा वो HBr के एंड के पास में बनेगा, क्योंकि जितनी देर में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर गया होगा। तो बताओ NH3 ने कितना वॉल्यूम कवर किया, इसने कितना कवर किया, दिस इनटू दिस, वॉल्यूम का रेशियो ले लो। डाउट क्या है आपको। No, nothing is coming out. Both are coming in. देखें एक और तरीका, सेपरेशन और एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोपिक मिक्सचर्स। यहाँ पे क्या करते हो आप, एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हो यूजिंग डिफ्यूजन या फिर इफ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप शुरुआत करोगे एक इनिशियल मिक्सचर से। तो यहाँ कोई 2 आइसोटोप्स भी हो सकते हैं I1 I2, या 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं। मान लो इनका इनिशियल मोल रेशियो है N1 और N2 और इनके मोलर मासेस हैं M1 एंड M2। ऑब्वियसली इनमें से कोई एक हल्का होगा और कोई एक भारी होगा। तो जब इस मिक्सचर को इफ्यूज करवाएंगे, तो इफ्यूज करवाने पर क्या होगा, एक और कंटेनर से इसको कनेक्ट करेंगे और जैसे मिक्सचर को इफ्यूज करवाया, बताओ इस कंटेनर में कौन पहुंचेगा, या तो जो हल्का होगा या ऐसा बोलिए जिसकी इफ्यूजन की रेट क्या होगी ज़्यादा, वो ज़्यादा यहाँ पर पहुंचेगा। तो मान लो I1 हल्का है तो यहाँ पर क्या होगा, I1 ज़्यादा पहुंचेगा और I2 कम पहुंचेगा। तो इस कंटेनर में I1 का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा, I2 का अमाउंट क्या होगा, कम।
मोल रेशियो हो जाएगा n1 डैश और n2 डैश। वो याद है अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे। दिस मिक्सचर विल बी रिच इन I1। फिर आप इस मिक्सचर को दोबारा इफ्यूज करवाओ, फिर नया मिक्सचर बनेगा। नए मिक्सचर में और ज्यादा कौन पहुंचेगा? I1। नाउ दिस मिक्सचर विल बी मोर रिचर इन I1 एंड लेस रिचर इन I2। ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स करवाते जाओगे और आपको जो रेशियो चाहिए उस रेशियो तक आप इसका इफ्यूजन करवाते रहोगे। हर बार N2 का अमाउंट कम होता जाएगा, I2 का और I1 का अमाउंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो मान लो आपको किसी एक फिक्स्ड रेशियो पे पहुंचना है I1 और I2 के, मान लो वो है N1 फाइनल इज टू N2 फाइनल। कितना है? N1 फाइनल इज टू N2 फाइनल। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि कितने स्टेप में आप यहां से यहां पहुंच गए होंगे। हो सकता है 2 स्टेप में पहुंच जाओ, हो सकता है 10 स्टेप में पहुंचो, हो सकता है 20 स्टेप में पहुंचो। तो मान लो हम n स्टेप्स में यहां से यहां पहुंचे। कितने स्टेप्स में पहुंचे? तो कंसेप्ट क्या है, मुझे इनिशियल रेशियो पता है इन दोनों का और मुझे इसको एक फाइनल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 10 15 बार तक क्या करवाऊंगा? इफ्यूज करवाने वाला हूं। तो आप देखें, अगर हम पहले इफ्यूजन स्टेप की बात करें, आफ्टर फर्स्ट इफ्यूजन स्टेप, समझना इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होता है। आप एक बार रिलेट करना सीख लोगे तो आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। ये कभी पूछा नहीं गया है, वैसे सिलेबस में नहीं है डायरेक्टली तो, बट पूछ सकता है, ठीक है ना, एप्लीकेशन है सिर्फ। तो पहला इफ्यूजन स्टेप जब होगा तो पहले इफ्यूजन स्टेप के बाद देखो इतना रेशियो आ चुका है। तो जैसे मैं आपको सिखाता आ रहा हूं, मतलब ये जो आइसोटोप यहां बाहर आए होंगे वो इनकी रेट ऑफ इफ्यूजन पे डिपेंड कर रहे होंगे, ठीक है। तो R1 RI1 अपॉन RI2, बताओ मोल्स बाहर जो है वो कौन से हैं? N1 डैश और N2 डैश। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? N1 डैश अपॉन N2 डैश के। जैसे हम वहां कर रहे थे, RH2 अपॉन RO2 इज RH2 कमिंग आउट अपॉन RO2 कमिंग आउट। बोले समझ में आ रहा है? यहां पर जो ये मिक्सचर बाहर आया होगा ये इनकी रेट ऑफ इफ्यूजन के रेशियो में बाहर आया होगा। बताओ इनकी रेट ऑफ इफ्यूजन किस पर डिपेंड करेगी? अंदर वाले रेशियो पे, यानी N1 अपॉन N2 इंटू रूट M2 अपॉन M1। ये आप आराम से देखो, समझो, किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। वो जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया H2 और O2 वाला, ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आके आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा था, RH2 अपॉन RO2 विल बी इक्वल टू RH2 कमिंग आउट अपॉन मोल्स ऑफ O2 कमिंग आउट। तो जो बाहर आ रहे थे वो तो ये था मोल्स का रेशियो, वो रेट के रेशियो के बराबर होगा। और ये रेट थी वो किस पर डिपेंड कर रही थी? अंदर वाले रेशियो के ऊपर, लाइक दिस। तो मैंने वही कंसेप्ट यूज किया है, अंदर का रेशियो N1 N2 है और जो मिक्सचर रिफ्यूज हो क्या आ रहा है उसका रेशियो N1 डैश N2 डैश है। N1 डैश अपॉन N2 डैश के लिए इसके बराबर होगी। बोलो समझ में आता है? ये हो गया अपना पहला इफ्यूजन स्टेप। चलिए अब मूव करते हैं अगले इफ्यूजन स्टेप पे। आफ्टर सेकेंड इफ्यूजन स्टेप, बताओ सेकेंड स्टेप के बाद जो मिक्सचर बाहर आएगा उसका रेशियो कितना हो जाएगा? N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश। ये जो मिक्सचर बाहर आ रहा है किस पर डिपेंड करेगा? अंदर वाले पर। सो दिस शुड बी इक्वल टू क्या बनेगा? N1 डैश अपॉन N2 डैश इंटू रूट M2 अपॉन M1। अब आप क्या करो, N1 डैश अपॉन N2 डैश की वैल्यू यहाँ रख दो। तो बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगा? N1 अपॉन N2 इंटू रूट ओवर M2 अपॉन M1 होल स्क्वायर। बोलो बनेगा? चलिए फिर बात करते हैं आफ्टर थर्ड स्टेप। आफ्टर थर्ड इफ्यूजन स्टेप, तो बताओ थर्ड इफ्यूजन स्टेप के बाद क्या होगा? अब रेशियो कितना बन जाएगा? N1 ट्रिपल डैश अपॉन N2 ट्रिपल डैश। जो अगला स्टेप आएगा वो किस पर डिपेंड करेगा? N1 डबल डैश अपॉन N2 डबल डैश इंटू रूट M2 अपॉन M1। इस वैल्यू को यहाँ रखो। तो अब ये क्या बन जाएगा? N1 डबल डैश N1 अपॉन N2 इंटू रूट M2 अपॉन M1 की पावर 3। तो देखो पहले स्टेप के बाद पावर 1, दूसरे स्टेप के बाद पावर 2, तीसरे स्टेप के बाद पावर, बताओ चौथे के बाद पावर क्या आएगी? 4। तो अगर आपके पास मान लो n स्टेप्स लगे, तो आफ्टर n स्टेप्स, बताओ n स्टेप्स के बाद रेशियो कितना हो रहा है? N1 फाइनल अपॉन N2 फाइनल। बताओ ये किसके इक्वल होगा? इनिशियल रेशियो यानी N1 अपॉन N2 इंटू रूट
m2 बाय m1 की पावर n। बताओ क्या आप यहाँ से n कैलकुलेट कर सकते हो? तो ये आपके पास तरीका होता है इफ्यूजन या फिर डिफ्यूजन का। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास H2 एंड O2 का इनिशियल मिक्सचर है 8:1। कैलकुलेट नंबर ऑफ diffusion steps required to convert it into 1:8। 8:1 रेशियो को आपको 1:8 में कन्वर्ट करना है। बताओ कितने फ्यूजन स्टेप्स चाहिए होंगे? तो कुछ भी नहीं करना, आपको लेना है फाइनल मोल रेशियो यानी NH2 फाइनल अपॉन NH2 इनिशियल। दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? N1 अपॉन N2 इनटू रूट क्या बन जाएगा? मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 की पावर n। तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ H2, ये बन जाएंगे मोल्स ऑफ O2। पूरा समझ में आ रहा है? इसको उल्टा कर लो यार, इसको 1:8 लो और इसको 8:1 लो। तो देखो फाइनल रेशियो कितना चाहिए आपको? 8/1 का। इनिशियल कितना है? 1/8 का। मोलर मास ऑफ O2 कितना है? 32, H2 है 2 टू द पावर n। ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 64 बन गया, ये बन गया 4 टू द पावर n, 4 टू द पावर 3 हो गया। बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 3 इफ्यूजन स्टेप के बाद ये जो 1:8 का H2O2 का रेशियो है ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? 8:1 H2 और O2 के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। बोलो कर सकते हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये था आपका इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन और ये थे इसके एप्लीकेशंस। कॉपी करें, फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए देखें नेक्स्ट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको आप लोग प्यार से केटीजी बुलाते हो। देखें केटीजी आइडल गैसेस की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। ये मेनली एप्लीकेबल है आइडल गैसेस के लिए। इसके कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस आपको पता होने चाहिए। सो सिंपल से अजम्पशंस हैं। First, it considers gas molecules as hard, rigid spheres which are in continuous collision with each other and with the walls of container। ठीक, तो पहली चीज जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनको आपने हार्ड रिजिड स्फीयर माना है। मैं वो बता दो, लिखवा नहीं रहा हूँ चीज। तो एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स शेप साइज सब में क्या होते हैं? सेम होते हैं। O2 गैस है तो O2 के सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, N2 के सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे, लेकिन O2 और N2 के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है। दूसरी चीज ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। अच्छा एक तो चीज ये लिख लो आप कि ऑल कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, यानी इनके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। थर्ड, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर due to collision of its molecules with the walls of container। तो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या होते हैं? कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं। तो कोलाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं तो फोर्स लगता है और फोर्स से क्या क्रिएट होता है? वहां पर प्रेशर। तो कोई भी गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं? कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे मेन पॉइंट्स हैं, और तो बाकी फिर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लो
कि देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडल गैस। तो आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन। ये चीज़ हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज भी कर चुके हैं, जब हम बोलते थे कि आइडल गैस की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, क्योंकि वहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन तो है ही नहीं, तो वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो खैर वो सब छोड़ें, अभी तो आप ये ध्यान रखें कि एक आइडल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी हमें हेल्प करेगी आइडल गैस और रियल गैस को डिफरेंशिएट करने में। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो इंपॉर्टेंट इसका असम्पशन है कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is considered to be negligible as compared to volume occupied by the gas। इस चीज को समझें, अगर हम एक्चुअली देखें, मान लो एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फैले हुए होंगे चारों तरफ, तो गैस ने पूरे कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया, यानी मॉलिक्यूल्स एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर जगह प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस लिखें तो एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ डब्बा यानी कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली तो यही होना चाहिए, ठीक है। किसी भी गैस का वॉल्यूम क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स को फ्री मूव करने के लिए जगह मिल रही है, उसको हम गैस का वॉल्यूम बोलते हैं। तो अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम निकालना है तो ये एक्चुअली वॉल्यूम होता है डब्बे का वॉल्यूम माइनस गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। लेकिन आइडल गैस के लिए हम मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को अप्रोक्सीमेटली कितना मानकर चलते हैं, 0। इसलिए वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होता है, बराबर लेकर चलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर कंटेनर का वॉल्यूम 50 लीटर है तो हम गैस का वॉल्यूम भी कितना ले लेते हैं, 50 लीटर ही ले लेते हैं। बट एक्चुअली ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, आइडल गैस के लिए। रियल गैस के लिए पिक्चर थोड़ी सी क्या होगी, चेंज होगी, तो जब आएगी तब हम बात करेंगे। तो ये दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जो रियल गैस को आइडल गैस से क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए इन अजम्पशंस को यूज करते हुए हम यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेस, कुछ चीज़ें डिराइव कर, कुछ चीज़ें बनाते हैं। तो इनके नाम आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जो सबसे पहली स्पीड आती है वो आती है एवरेज स्पीड। वी एवरेज। तो गांव के बच्चे को पता है कि किसी भी सैंपल में अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की स्पीड निकाल लो, उनको जोड़ के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, स्पीड। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक गैस सैंपल है तो उसमें सभी मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम नहीं होती है। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो मान लो इस मॉलिक्यूल की स्पीड है v1, इसकी है v2, इसकी है v3, इसकी है v4, इसकी है v5। इस तरह से अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड का सम कर दो और उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी, उसकी एवरेज स्पीड। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो, एवरेज स्पीड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ क्या होता है, √8RT/πm। यहाँ पर T टेम्परेचर होता है केल्विन में, M क्या होता है, मोलर मास। ध्यान रखना, मास नहीं होता, क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस। सेकंड आपके पास होती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर, जिसे आप RMS स्पीड के नाम से भी जानते हो। इसके नाम से पता लग रहा है, अगर आपके पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उल्टा चलो, पहले क्या करो, स्क्वायर, यानी सबकी स्पीड्स का स्क्वायर करो। सो v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर अप टू vn स्क्वायर। फिर उनका मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और फिर उसका रूट ले लो, तो उसी को हम लोग कौन सी स्पीड बोलते हैं, RMS स्पीड।
और जो आपके RMS स्पीड का फॉर्मूला होता है वो बनता है √3RT/m, या फिर 3RT को आप √3P/d भी लिख सकते हो। तो कभी कभी प्रेशर और डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी आपके काम में आता है, मेनली टेम्परेचर वाला फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं गैस का प्रेशर 4 गुना कर दूं तो RMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि RMS स्पीड सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर आपने प्रेशर डबल किया तो उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? गैस की डबल हो जाएगी। रेशियो फिर से सेम आएगा और RMS वेलोसिटी भी क्या आएगी? सेम। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है वो प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, इन सब पे डिपेंड, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। ठीक है, इसी तरह आपके पास थर्ड टाइप ऑफ स्पीड आती है, उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP। ये क्या होती है? दिस इज द स्पीड possessed बाय मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो स्पीड जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको समझें, मान लो आपके पास मान लो एक मैराथन चल रही है, ठीक है, तो मैराथन में बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और उनमें से मान लो 80% लोग 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से भाग रहे हैं। जैसे मान लो 1000 लोग भाग रहे हैं और उनमें से 800 लोगों की स्पीड कितनी है? 5। तो वो अलग अलग भाग रहे हैं, एक साथ नहीं भाग रहे हैं। अब आपने ऐसे ही आंख बंद की और एक आदमी को ऐसे चुना, सिलेक्ट किया, बताओ उसकी स्पीड कितनी आएगी? मैक्सिमम टाइम्स उसकी स्पीड कितनी आएगी? 5। अब रैंडमली किसी भी आदमी को चूज करो, मैक्सिमम टाइम उसकी स्पीड कितनी आने वाली है? 5, क्योंकि मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास स्पीड भी कौन सी है? 5। तो अब ये समझें, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जैसे बोलते हैं ना मोस्ट प्रोबेबल आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तो सी ही होगा। जैसे आप लोग करते हो ना क्लास में, मैं बोल कोई क्वेश्चन देता हूँ ट्विस्ट वाला, तो जनरली गलत वाला आंसर सब लोग टिक करते हैं, तो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। मैक्सिमम लोग यही आंसर करने वाले हैं। ऐसे ही मान लो, इसको सिंपल देखो, 10 कारें चल रही है, एक की स्पीड है 200, एक की है 300 और बाकी सबकी 150। अब आप रैंडमली कोई भी एक कार पिक करो, आउट ऑफ 10 8 टाइम्स कौन सी कार मिलेगी आपको जिसकी स्पीड कितनी होगी? 150। वही इस सैंपल की क्या है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। बोलो समझ में आता है? सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? दैट इज √2RT/m। तो ये 3 फॉर्मूले आपको रटने पड़ेंगे, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इनका ऑर्डर याद रखना राम के नाम से। सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है? RMS, फिर कौन होता है? एवरेज, और सबसे कम कौन सी स्पीड होती है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। उसके अलावा देखो, आपको एक और इक्वेशन याद रखना है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक गैस इक्वेशन। ठीक है, दिस इज PV इज इक्वल्स टू 1/3 m इंटू n इंटू V² RMS होता है। बस ये आपको याद होना चाहिए, ये आपसे कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। यहाँ पर P गैस का प्रेशर है, V गैस का वॉल्यूम है, M मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल है, N इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और VRMS तो क्या है? आपकी RMS स्पीड है। तो कई बार आपको क्वेश्चंस मिलते हैं एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड में कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि RMS स्पीड ऑफ O2 एट 27 डिग्री सेल्सियस दी हुई है, ठीक है, तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट विच RMS speed of SO2 will be same as this speed. O2 की स्पीड दी हुई है 27 पे, और ये बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पर SO2 की स्पीड इसके बराबर होगी, तो निकाल लो। पहले तो VO2 कितना होगा? √3 इंटू R इंटू 300
300 केल्विन है ना टेम्परेचर, अपॉन मोलर मास ऑफ O2 इज 32. दिस शुड बी इक्वल टू √3 इंटू R इंटू T अपॉन मोलर मास ऑफ SO2 कितना होता है 64. तो रूट से रूट गया, 3R से 3R गया, 32 से 64. बताओ टेम्परेचर कितना आ गया 600 केल्विन. तो 600 केल्विन पर SO2 की स्पीड और 300 केल्विन पर O2 की स्पीड हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी. बोलो कर सकते हैं. जैसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन मिलते हैं, बड़े बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं, इनमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है. हाँ, इनमें एक चीज़ है, अगर आपको वैल्यू रखने वाला क्वेश्चन मिल गया तो आप गलती करके आओगे. जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि बताओ O2 की स्पीड 300 केल्विन पर कितनी होगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आंसर देना आपको. O2 की स्पीड 300 केल्विन पर कितनी होगी, आरएमएस स्पीड. हाँ, तो समझे, मुझे O2 की आरएमएस स्पीड निकालनी है. बताओ आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT/m, और मुझे ये सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है. तो यहाँ यूनिट का बड़ा लोचा होता है. तो आप क्या करो, पहले सारी वैल्यू ऐसे यूनिट में लिखो और मीटर पर सेकंड में निकाल लो. तो देखो आप लिखोगे √3, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 अपॉन, बताओ मोलर मास ऑफ O2 32 क्या होता है, ग्राम, इसको बदलो केजी में. अब ये आपको वैल्यू मिलेगी मीटर पर सेकंड में. इसको इंटू 100 कर देना तो आपको आंसर किसमें मिल जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड. मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन बनाने वाले को क्लिक कर गया, मतलब मैं बनाऊं मेंस का पेपर, तो मैं ये क्वेश्चन जरूर डालूंगा. इसमें 90% लोग गलत करके आएंगे, वो यूनिट पे ध्यान ही नहीं देते हैं कोई. क्या जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो. नहीं, वो तो बड़े से में लिखा होगा तब भी नहीं कर पाएंगे. मुझे पता है उससे ज्यादा हो. ठीक है, चलिए. तो ऐसे क्वेश्चंस आप ध्यान रखें. ये यूनिट वाला अगर मान लो वैल्यू रखने वाला आ गया तो आप सारी वैल्यू ऐसे यूनिट में रखो, पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लो, फिर जिसमें कन्वर्ट करना हो उसको कन्वर्ट कर लेना. कर सकते हैं. चलिए कॉपी करें, फिर बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. तो देखिए किसी भी आइडियल गैस के लिए जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT. यह n मोल गैस के लिए. अगर आप 1 मोल गैस के लिए बात करो तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, और अगर हम पर मॉलिक्यूल बात करें, एवरेज ट्रांसलेशनल केई पर मॉलिक्यूल, तो देखो आपको 1 मोल के लिए पता है, फॉर 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, Na मॉलिक्यूल्स. काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2 RT. बताओ फॉर 1 मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 3/2, इसको Na से डिवाइड कर दो, R/Na इंटू टी. ये R गैस कांस्टेंट, Na एवोगैड्रो नंबर, दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर K जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23. ठीक है, तो ये वैल्यू तो याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो R की वैल्यू होती है 8.314, Na की वैल्यू होती है 6.023 10⁻23, वो आप निकाल सकते हो. बट हाँ, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर आपको एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kT.
ध्यान दें, ये पूरे गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं आपसे बात करूं एक मॉलिक्यूल की, ये गैस मॉलिक्यूल है, जैसा हमें केटीजी ने सिखाया, ये मॉलिक्यूल लगातार दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता रहेगा और साथ में कंटेनर की वॉल से भी क्या करेगा, कोलाइड। तो किसी भी गैस सैंपल के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। एक मॉलिक्यूल की तो स्पीड लगातार क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती रहेगी, चेंज। पर अगर आप ओवरऑल सैंपल के देखोगे तो ओवरऑल सैंपल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये पूरे गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी है। इस बात को मैं भी थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको, अभी बस आप ध्यान रख लो कि ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ से आपको दिख रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो तो इसे नोट बना के लिख लो कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंड आरएमएस स्पीड या मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो 0 केल्विन हो जाता है। तो अगर दो गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम। कंडीशन दोनों के मोल्स भी क्या होने चाहिए, सेम। तो आप 2 मोल हाइड्रोजन लो और 2 मोल SO2 लो, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी क्या आएगी, सेम आएगी। समझ पा रहे हैं आप इस चीज़ को? चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए। आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। नेक्स्ट देखें, मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये आप काइनेटिक्स में पहले ही पढ़ चुके हो, बहुत समय पहले की बात है। तो देखो मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने क्या कहा ये बाद में समझते हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल प्रैक्टिकल कंडीशन डिस्कस कर रहा हूँ, आप मुझे बताना है पॉसिबल है या नहीं। मान लो एक मैराथन चल रही है, मतलब मैराथन होती है ना, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, अभी वो वॉकर रन हुई थी ना जिसमें बहुत सारे लोग भागते हैं, ठीक है ना। तो एक मैराथन हुई, उस मैराथन के अंदर मान लो कुछ 10 करोड़ लोग भागेंगे तो रहेंगे फिर वो, चलो 20 करोड़, मान लो 1000 लोग भाग रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 1000 लोगों में से अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मान लो कुछ 5% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसे ही मान लो कुछ 10% लोग होंगे जिनकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर होगी, कुछ ही 200 किलोमीटर, ठीक है। कुछ मान लो 2% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर होगी। कुछ मान लो 25% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर होगी। कुछ मान लो 15% लोग ऐसे होंगे जिनकी स्पीड लेट्स से 6 किलोमीटर पर आवर होगी। ऐसे ही कुछ परसेंटेज होगा जिनकी 2.5 होगी, कुछ होंगे जिनकी 2.7 होगी, कुछ की 4.3 होगी। बोले पॉसिबल है? तो है क्या, यहाँ पर बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और इनकी जो स्पीड्स हैं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन एक सर्टेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम है। जरूरी नहीं हो सब एक साथ भाग रहे हो सकता है कि यहाँ भाग रहा हो, एक 200 मीटर आगे भाग रहा हो, उससे 300 मीटर आगे भाग रहा हो। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो तो 5% लोग, यानी 1000 में से कितने लोग हुए, 5%, 50 लोग ऐसे हैं जिनकी स्पीड कितनी है, 2। 20 लोग ऐसे जिनकी स्पीड कितनी है, 7। 100 लोग ऐसे हैं जिनकी स्पीड क्या है, 3। तो इस तरह से मैक्सवेल ने समझाया कि गैस सैंपल में भी ऐसे होता है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे लोग भाग रहे हैं, मान लो ये भाग रहा था 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये भाग रहा है 3 किलोमीटर की स्पीड से, ये 4 की स्पीड से, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 किलोमीटर वाला भाग रहा है धीरे धीरे, अचानक से कोई इसके पास से गुजरा, ये उससे मोटिवेट हो गया और इसने अपनी स्पीड बढ़ा के 6 किलोमीटर कर दी। तब क्या हो गया, परसेंटेज चेंज हो गया। पहले 10 लोग 3 किलोमीटर वाले थे, अब कितने बचे, 9। लेकिन जो पहले 15 लोग 6 वाले थे वो कितने हो गए हैं, 16। समझ पा रहे हो? तो इधर से कम हुआ लेकिन वो यहाँ पहुंच गया। तो सेम ऐसे ही क्या होता है, गैस में भी होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में अगर आप एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो तो एक मॉलिक्यूल की स्पीड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है, क्योंकि वो लगातार कोलिजन में उसकी स्पीड लगातार क्या होती रहेगी, चेंज। लेकिन आप पूरे गैस सैंपल को देखो तो पूरे गैस सैंपल में एक सर्टेन परसेंटेज होगा
उन सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम होगी। एक दूसरा परसेंटेज होगा, उनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम। एक तीसरा परसेंटेज, चौथा, पांचवा, ऐसे गैस की जो ओवरऑल स्पीड है वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। अगर कुछ मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है तो करस्पॉन्डिंगली कुछ मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, कम, और ओवरऑल फ्रैक्शन की स्पीड क्या बनी रहेगी, सेम। इसलिए हम इसको बोलते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गैस की जो स्पीड है वो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल ने कर्व के थ्रू सिखाया और उसी कर्व को हम किसके नाम से जानते हैं, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के नाम से। तो उसने एक ग्राफ बनाया बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम dn/n से डिनोट करते हैं, और यहां पर आपने ली उनकी स्पीड। तो उसने जो ग्राफ बनाया एक्सपेरिमेंटली, ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। ये जो पीक है, देखो ये मैक्सिमम फ्रैक्शन है, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन के पास ये वाली स्पीड है, मतलब ये कौन सी स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल। ऑर्डर आपने देखा ही था राम, अगर मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम है तो यहाँ मोस्ट प्रोबेबल है, इसका मतलब एवरेज और आरएमएस इधर कहीं आएगी। तो मान लो यहाँ कहीं पर आपकी आरएमएस स्पीड है। तो गैस की काइनेटिक एनर्जी में मेनली कौन से मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनके पास आरएमएस या फिर उससे क्या होती है, ज़्यादा स्पीड होती है। तो ये मैक्सवेल कर्व आपको ये सिखाता है कि क्यों टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या समझाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है। अब क्या होगा, ये मैं आपको काइनेटिक्स में सिखा चुका हूँ। बताओ इस ग्राफ का एरिया आपको क्या दे देगा, टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और बताओ टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा कितना होता है, होता है ना। तो इस ग्राफ का एरिया फिक्स्ड है। अब आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, बताओ मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी तो ये ग्राफ क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि इसका एरिया फिक्स है। तो ग्राफ को अगर राइट साइड शिफ्ट होना, उसकी पीक की हाइट क्या होगी, डिक्रीज। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही ग्राफ का नेचर चेंज होगा और वो इस तरह से बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हुआ क्या, अगर आप पिछले केस से कंपेयर करो, पहले इतने मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, अब इतने प्लस ये वो और एडिशनल मॉलिक्यूल्स आ गए जो गैस की काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दीज आर द एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एडिशनल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स with velocity greater than equal to VRMS and therefore देखो उन मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ गया जिनके पास आरएमएस या उससे ज्यादा स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होती है, बढ़ती है। तो आप ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ती है, ये T1 T2 है और T2 ग्रेटर देन T1 है, तो आप क्या बोलोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बढ़ जाता है जिनके पास आरएमएस के बराबर या उससे ज़्यादा स्पीड है, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है ना। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखना, क्या नहीं बढ़ गई ना, पहले मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतनी थी, अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इतनी है, बढ़ गई ना, वो तो कहाँ कम हो गई। फिर देखें, यही ग्राफ अगर दो गैसेस के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे प्लॉट किया जाए, इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट गैसेस एट सेम टेम्परेचर, एक गैस है, देखो अब टेम्परेचर सेम है ना, ग्राफ वही है, इधर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर स्पीड है। एक गैस का मॉलिक्यूलर मास है m1 और दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास है m2। आपको ये बताना है कि m1 m2 का रिलेशन क्या होगा, m1 m2 में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। देखो बहुत आसान है, आरएमएस स्पीड या एमपीएस स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √2RT/m है। जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, कम। जिसका मोलर मास कम उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो देखो ये कौन सी स्पीड है, Vmp1, और ये कौन सी स्पीड है, Vmp2। दिख रहा है Vmp2 Vmp1 से बड़ा है।
अगर Vmp2 Vmp1 से बड़ा है, इसका मतलब मोलर मास ऑफ 1 मोलर मास ऑफ 2 से क्या होगा, ज्यादा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप सिंपल देख लो, जो गैस भारी है, भारी, उसकी स्पीड क्या होगी, कम। जो गैस हल्की है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो आप देखो इस वाले मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स इसी रीजन में आ रहे हैं, कम स्पीड वाले रीजन में, और इस गैस के मॉलिक्यूल्स कहाँ पर जा रहे हैं, हाई स्पीड वाले रीजन के अंदर। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गैस हैविंग हायर मॉलिक्यूलर मास will have narrow distribution of speed। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसमें स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, नैरो होता है, मतलब उसका ग्राफ छोटा बनता है, नैरो। और जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वाइड बनेगा। ठीक है। और एक और लास्ट आखिरी चीज, इफ टू गैसेस हैव सेम m/t वैल्यू, यानी उनके मॉलिक्यूलर मास और टेम्परेचर का रेशियो सेम आ जाए, तो दोनों का ग्राफ भी क्या बनता है, दे विल हैव सेम ग्राफ। ठीक है। तो उन दोनों के लिए जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनेगा वो क्या बनने वाला है, सेम बनने वाला है। तो अगर दोनों के लिए m/t सेम है तो ग्राफ सेम आएगा। अगर दोनों का मोलर मास अलग अलग है तो आप तो यहाँ पीक से कंपेयर कर लिया करो, जो भारी उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम, जो हल्का उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। तो आपको दिख रहा है ये कम है, इसका अंदर इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़्यादा। ये ज़्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम। और यहीं पे खत्म होता है अपने चैप्टर का पहला पार्ट, दैट इज आइडल गैस। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रियल गैसेज और उनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ।